मेरा आवाज आ रहा है, अब मुझे कनेक्ट कीजिए। Now can you hear me? Fine. Shall we start? Okay, good afternoon all of you. Okay, now we today cover the most important topic of the polity, that is federalism, right? Do you have any idea about the federalism? Are you comfortable with Marathi, Hindi, English, any language? Fine. So rest of the students, right? So we covered in Hindi and English. Fine, fine. आपको पता है फेडरलिज्म क्या है? Have you heard about this word फेडरलिज्म? कहीं सुना है? Yes, anyone? Okay. Yes. Very good. Very good. Yes. Good going. Yes, you. Please try it. After your future officers, right? Okay. आवाज येतो फक्त चेक कर. Wait. मेरा आवाज आ रहा है आपको? आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? Yes, sir. ओके फाइन. चला मग सगळ्यांना आवाज येतोय, दॅट इज फाइन. चालतंय ऑनलाईन ते चालतंय ना तोपर्यंत चालू घ्या. ओके, सॉरी ऑल ऑफ यू, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच थोड़ा डिले हो रहा है हमारा सेशन. तो come back to our topic, that is federalism. Federalism is nothing but what? Federalism is the system of government which, जो आपने कहा था अभी, जे तुम्ही सांगितलं की पॉवर ऑफ शेयरिंग, राइट? पॉवर ऑफ शेयरिंग. बघा भारत, अगर आपने देखा जाए इंडिया के बारे में देखा जाए तो इंडिया हैविंग अ डिफरेंट फेडरलिज्म स्ट्रक्चर देन द अदर कंट्रीज, राइट? हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका हो, वहां पे अलग फेडरलिज्म है, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, फेडरलिज्म में दो टाइप के गवर्नमेंट्स नॉर्मली होते हैं, ठीक है? एक गवर्नमेंट होता है जो सेंटर में होता है, विच हैविंग सम नेशनल इंटरेस्ट सब्जेक्ट विद देम. उनके पास जो नेशनल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो उनके पास होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो डिफेंस हुआ, राइट? करेंसी, तो इंडिया में करेंसी एक ही है. अगर हम देखते हैं, इफ यू चेक ऑल द थिंग्स, कि करेंसी इंडिया में एक है 100 रुपीज. कौन कर देता है 100 रुपीज? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है ना, विच इज दैट इज राइट. तो इंडिया में करेंसी, सो लाइक दैट सब्जेक्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? एंड देयर आर सम सब्जेक्ट्स, राइट, लाइक डे टू डे एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल, इरिगेशन हो सकता है, राइट? ट्रेड, लाइक दैट सब्जेक्ट कम्स अंडर द स्टेट. तो फेडरलिज्म में आपको देखना है कि सिंपल थिंग्स, आपको ये करना है कि फेडरलिज्म में पावर ऑफ शेयरिंग. पावर ऑफ शेयरिंग मतलब कि किसने क्या काम करना, राइट? प्रॉब्लम कहाँ था? व्हेन वी आर इंडिपेंडेंट, वी लाइक अमेरिका में फेडरलिज्म स्ट्रक्चर कैसा है कि देखो, अमेरिका में जितने भी स्टेट है, दे आर कनेक्टेड विथ सम ट्रीटी, और जिसको हम करार कहते हैं, राइट? दे आर कनेक्टेड विथ सम ट्रीटी. पर इंडिया में ऐसा नहीं था. इंडिया में जैसे मान लो कि एक होल इंडिया है, वी आर क्रिएटेड स्टेट फॉर आवर पर्पज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो सकता है, राइट है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो हुआ था हमारे इंडिया में, तो बहुत क्या हुआ था, डेंजर हुआ था. पार्टीशन जो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ था.
1947 हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का डिवाइडेशन हुआ है और ब्रिटिश इंडिया में इंडियन इंडिपेंडेंस तो हुआ है, बस साथ में वी आर सेपरेट, राइट। हमारा पार्टीशन हुआ है, इंडिया इज अ डिफरेंट एंड पाकिस्तान इज अ डिफरेंट, दो अलग कंट्री बनी थी। इज दैट क्लियर? तो रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम हमारे स्टेट बनाए, ये बहुत डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर ऑलरेडी उसी बेस पे हम डिवाइड होते तो वो तो पॉइंट नहीं था, फिर हमने हमारा स्टेट बनाया है, राइट। सो वी आर यूजिंग अनदर वे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बिना पे हमने इंडिया को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे मान लो हमने देखा है कि फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट आंध्र प्रदेश बना था, उसके बाद फिर अलग अलग स्टेट हमने किए। एक्चुअली प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज भी नहीं हुआ था, मगर मैक्सिमम जो लोग लैंग्वेज के बारे में जानते थे या फिर उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो ज्यादा लैंग्वेज लोग जानते थे, उनका एक अलग से स्टेट बना था। तो इंडिया ये उस तरह से फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और अमेरिका फेडरल स्ट्रक्चर, वो अलग अलग स्टेट आकर मिले थे, ठीक है। और इंडिया एक था, एक इंडिया से हमने अलग अलग स्टेट बनाए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका और इंडिया में। सो वी हैव टू बी गेट दिस पॉइंट। इंडिया के संदर्भ में, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंडियन कंसर्न, वी गॉट टू नो दैट इंडिया हैविंग a quasi federal structure. Quasi federal means we are not completely unitary or federal. अभी आप you might be have a problem, right? Unitary मतलब क्या होता है? Unitary like a China. चाइना में, चाइना alone, central government doing all the things. चाइना में सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग द ऑल थिंग्स, देयर इज नो स्टेट गवर्नमेंट लाइक दैट वन। बट इन अमेरिका, अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट है। और अलग अलग स्टेट में वो गवर्नमेंट रन होता है, अलग अलग स्टेट में। अगर आप पूछोगे मुझे कि सर फेडरल सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, अगर आप देखा जाए तो फेडरल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वहां पे जो जुरिडिक्शन होता है, वो जुडिशरी होता है, इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंस मीन्स व्हाट, कि वहां पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो वहां का एपेक्स कोर्ट होगा वो देखा, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का खुद का एक अपेक्स कोर्ट होगा। अपेक्स इन द सेंस हाई कोर्ट, जैसे हमारे इंडिया में हाई कोर्ट कहते हैं, और एंटायर इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट, लाइक दैट वन। जुरिडिक्शन अगर देखा जाए तो वो जुरिडिक्शन उस स्टेट का अलग होगा, जैसे लेजिस्लेचर के बारे में हो गया, टैक्सेस के बारे में हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो भी चीज रहेगी हमारे पास, राइट, वो स्टेट में उनका अलग जुरिडिक्शन होगा। तो फिर कंफ्यूज कहाँ होता है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी यूएस में सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन देखा जाए, उनका जो अपेक्स कोर्ट है, या फिर स्टेट का अपेक्स कोर्ट है, अगर इन दोनों में अगर कुछ इश्यू होता है सेंट्रल और स्टेट में, इन दैट सिनेरियो फिर कहाँ जाएंगे, फिर एंटायर कंट्री के अपेक्स कोर्ट में जाएंगे। अपेक्स कोर्ट मतलब समझ लो सुप्रीम कोर्ट में। एक ही चीज ध्यान में रखना, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट जो होता है, जो प्रोविंसेस हम जो कहते हैं, जब स्टेट कहते हैं, वो स्टेट को फुल पावर होता है, जैसे इंडिया में नहीं है, वो अलग चीज है, हम बाद में देखते हैं, पहले हम फेडरल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर में जुरिडिक्शन अलग रहेगा स्टेट का, ये पॉइंट क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? दोज हु आर ऑनलाइन, आपको डाउट है? मेरा आवाज आ रहा है या फिर? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है? लैंग्वेज में कुछ इश्यू है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, या फिर फाइन? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग फाइन, ओके फाइन, थैंक यू सर। ओके, तो दोस्तों ये ध्यान में रखना कि फेडरल स्ट्रक्चर के हम फीचर्स देख रहे हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? जुरिडिक्शन क्या है? फटाफट जुरिडिक्शन, ओन इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शन, हाँ, with a specific matter of legislature, taxation and administration. First point is clear. Second point, जो भी fundamental, now we move towards fundamental features होता है, right? If the fundamental provision the central government want to be changed, right? The central government alone cannot be change the fundamental government alone. Central government has to be get the consensus or consent of state government as well. अगर फंडामेंटल कोई भी चीज हमें चेंज करनी है, फंडामेंटल चेंजेस करने with regards to constitution, right? If
central government alone cannot do the fundamental changes in constitution. If they want to do some changes in the fundamental constitution, there has to be get the consent of state government, which means that अगर हमें कोई भी fundamental changes करने हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन मस्ट है. We require consent of both the parties like central and state. कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? Any doubts? Third things, जैसे मैंने पहले कहा था कि अपेक्स कोर्ट के बारे में बताया था मैंने. अपेक्स कोर्ट मतलब हाईएस्ट कोर्ट उस कंट्री का. जैसे मान लो अगर स्टेट में कुछ डिस्प्यूट बनाए विथ रिगार्ड टू सेंटर, हो सकता है ना, डेफिनेटली स्टेट एंड सेंटर डेफिनेटली लॉज के बारे में या फिर कोई रूल्स के बारे में डिस्प्यूट कुछ भी हो सकता है. इफ द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो इन दैट सिनेरियो अपेक्स कोर्ट सॉल्व दैट डिस्प्यूट. अपेक्स कोर्ट का रोल वहां आएगा. ठीक है. अगर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है, टैक्सेशन का इश्यू है, उसी स्टेट में इश्यू है, तो स्टेट का जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी वही देखेगा. सेंटर के बारे में सेंटर का देखेगा. सेंटर का अपेक्स कोर्ट इंटरवेन तभी करेगा जब स्टेट और सेंटर का डिस्प्यूट होगा. इज दैट क्लियर? तो वो एक चीज वहां पे हमें मिलती है. सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन फेडरलिज्म स्टेट having their own economic sources to become a economy autonomy, which means that कि स्टेट के पास खुद के इकोनॉमिक सोर्सेस है. लाइक स्टेट कैन इम्पोज टैक्स. जैसे मान लो अभी इकोनॉमिक सोर्सेस क्या होते हैं? इम्पोज टैक्स, बरोबर. टैक्स हम इम्पोज करते हैं ना. जैसे मान लो अभी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है. इंडियन गवर्नमेंट को कौन कौन से सोर्स है मनी के? इकोनॉमिक सोर्स टैक्सेस है, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज है. इज दैट क्लियर? With the help of different duties, different taxes, they collect what? Money or is that clear? The same things state को उनके different और special economic जो भी activities होगी उनके resources उनके पास है. Like that one, center का अलग है. So मोटा मोटा अगर देखा जाए, if you are looking for the federal structure looks like a state independent and a center. Is that clear? अगर ये सब चीज हमें देखेंगे तो we are come to know that India having a different structure. India having a different structure than the 100% federal structure. Yes, although we have some federal structure, but not like the America. One more thing. In America, if you are looking for with concern to America having a dual citizenship. Is that clear? मतलब अमेरिका का सिटीजन अलग रहेगा और उनके स्टेट का, जैसे कैलिफोर्निया हो तो अलग स्टेट रहेगा, राइट? तो स्टेट का अलग रहेगा सिटीजनशिप और नेशन का अलग रहेगा, एस राइट? तो वो अलग स्ट्रक्चर है. इज दैट क्लियर? अगर देखा जाए इंडिया के कंसर्न में वी हैविंग अ डिफरेंट structure with us. So with regards to India is not a complete federal structure. अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल 1 जब हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल में वहां पे स्पष्ट मेंशन किया है इंडिया दैट इज भारत, राइट? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. क्या ये यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट अ फेडरल स्टेट. कंप्लीट फेडरल है क्या? यूनियन ऑफ स्टेट है. हम सब यूनियन किया है. इज दैट क्लियर? आपको पता है कि भारत में स्टेट कैसे बने? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो हमने बनाया है. देखो उसके संदर्भ में, ठीक है, थोड़ा मैं बताता हूं आपको तो यू विल गेट एन आइडिया. द फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया में जो भी स्टेट बने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जब व्हेन इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, व्हेन इंडिया इंडिपेंडेंट, that is good, that is the right answer. You cannot say directly on 1947. No, your answer should be what? 15th August 1947. That is the right answer. After that one, so our Constitution Assembly are busy in making the Constitution, right? We already form a Constitution Assembly.
having a permanent chairperson, Mr. Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad, right? In his chairmanship, we are busy in the making the constitution. At that time, जब हम constitution बना रहे थे, तो we are making the state as well. So at that time, especially South Indian people, they are demanding state has to be formed on the basis of language. Okay? So they are making their demand in front of Constitutional Assembly. With that regards, at that time we just independent, और हमें पता था हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, मगर नॉट ओनली इंडिपेंडेंट, विद इंडिपेंडेंट हमारा पार्टीशन भी हुआ, ये ध्यान में रखना प्लीज, कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट हुए ऐसे नहीं, हम और हमारा पार्टीशन भी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम. इट्स अ वेरी डेंजरस रीजन. सो हमें डर कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, राइट, दे फियर दैट अगर हम ये सब चीज करने लगे तो माइट बी वी आर स्कैटर इन सो मेनी countries. So at that time we convey them this is not time to form a state on the basis of language, but they are doing agitations. So for that we form one commission or one committee, that is Dar committee on 1948, and SK Dar committee on 1948 clearly in his report clearly mentioned that this is not the right time to form a state on the basis of what language. ठीक है, अभी हमें लैंग्वेज या फिर कोई भी चीज पे हमें अलग नहीं बनना है, क्योंकि वी हैव टू बी कम टुगेदर, हमें हमारा देश आगे लेके जाना है, राइट. बट द पीपल दोज हु आर एजिटेटेड, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट, दे आर कीप प्रेशरिंग ऑन those who are making constitutions. So in that mean, one more committee in the sense one more body form, that is 3 people come together, most important people of India at that time, Mr. Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaram. So we are took it from their initial name of initial, that is J for Jawaharlal Nehru, JVP, J for Jawaharlal Nehru, V for Vallabhbhai Patel, P for Pattabhi Sitaraman. They come together and they were discussed on whether there is a scope of making a state on the basis of language or not. समझ में आ रहा है? Got it? Yes, sir. हाँ, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट. कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे पूछिए, ठीक है? सर, हाँ सर आपने स्क्रीन शेयर की क्या? स्क्रीन एक्चुअली वन मिनट से actually due to some technical issues there. Yes, fine, sir. No problem. If you have any doubt, you can directly ask me. No, we are getting everything, sir. Fine, okay. Yes. So where we are? Okay, JVP committee, they are forming to check whether we have a scope to form a state on the basis of what language. So they conclude this is not time to make state on the basis of language, right? But they are saying that in future we will think on it. So we all know that after the independent, after the commencement of constitution, right, in 1953 बहुत ज्यादा एगिटेशन हुआ है. पट्टभी एजुकेशन के बाद पोटी श्री नाम एक कंसर्न व्यक्ति था, हाँ, उन्होंने एगिटेशन किया था, उसमें फिर सॉरी ये किया था, उन्होंने फास्ट रखा था, वो इतना फास्ट किया था कि कहते हैं कि नहीं अबाउट 56 डेज, राइट, उन्होंने फास्ट किया और उसी मूवमेंट में वो चल बसे है. सो फिर बहुत ज्यादा एगिटेशन और वो बहुत चीजें हो रही थी. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड टू फॉर्म फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दैट इज आंध्र प्रदेश, राइट, in 1953.
But thing is that आंध्र प्रदेश बनने के बाद remaining state are demanding why only Andhra Pradesh, why not other state like Marathi Bhasha, right? Including Mumbai with Maharashtra. So all the states are demanding the same things. For that, government established one more committee, State Reorganization Commission, under the chairperson of Fazal Ali, right? And having a Fazal Ali Commission, उन्होंने उनका रिपोर्ट दिया है. उन्होंने भी वही कहा है कि वन लैंग्वेज वन स्टेट ये बेस नहीं हो सकता है टू मेकिंग व्हाट स्टेट. सो दैट फाजल अली कमीशन ने वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं कहा, फिर भी उन्होंने कहा कि मैक्सिमम अगर कोई लोग एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं तो वी कैन मेक स्टेट अकॉर्डिंग दैट. तो फिर गवर्नमेंट ने फाजल अली कमीशन की रिपोर्ट के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना के फिर इंडिया में स्टेट बनाए हैं अलग अलग. जो आज हम स्टेट देख रहे हैं तो वहां से स्टार्ट हुआ है टिल डेट नाउ. ठीक है, तो ये इशू था लैंग्वेज का. ठीक है, हमारे पास एक चैलेंज थे. ठीक है, लैंग्वेज चैलेंज था, वो हमने सॉल्व किया. इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? इसमें कुछ डाउट है? ठीक है, उसके बाद फिर बिफोर देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 1951 में जब फर्स्ट गवर्नमेंट आया आफ्टर इलेक्शन, 1950 से हमें लगभग 1990 तक हमें सेंटर पावरफुल दिखता है, मगर 1990 के बाद हमें सेंटर और स्टेट में थोड़ा सा डिस्प्यूट दिखता है, जिसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में ज्यादा हम सुनते हैं. इसका रीजन था, देखिए कि 1951 के बाद सेंटर क्यों पावरफुल था, क्यों डिस्प्यूट नहीं हो रहा था, कि बिकॉज एट दैट टाइम वन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दैट इज कांग्रेस रूल द एंटायर इंडिया. और मैक्सिमम स्टेट में, कुछ स्टेट छोड़ दो, पर मैक्सिमम स्टेट में कांग्रेस स्टेट में भी होती थी और सेंटर में होती थी. अगर सेम ही लोग रहे तो कोई इश्यू रहेगा क्या? नहीं है. मगर 1990 तक क्या हुआ था, मीनवाइल इन बिटवीन कांग्रेस पे भी थोड़ा सा डिवाइडेशन हुआ था. ठीक है, 70, 60, 66, 60, 70 में. उसके बाद फिर रीजनल पार्टी भी बहुत ज्यादा. तो फिर हमें दिखता है 1990 के बाद कि जो सेंटर में भी जो गवर्नमेंट आ रहा है, अभी जो सेंटर में आते थे वो 100% वन पार्टी गवर्नमेंट नहीं. इज दैट क्लियर? नाउ इन सेंटर गवर्नमेंट जो भी बन रहा है, दे आर लाइक यूपीए एंड एनडीए. आपने सुना होगा ना ये वर्ड, मतलब कोalition गवर्नमेंट कहते हैं. जिसका कोalition मतलब क्या, एक बड़ी पार्टी दैट इज कांग्रेस और उनकी जो भी आइडियोलॉजी जो मानते थे पार्टीज, जो स्टेट पार्टीज थे, दे आर सपोर्टिंग द सेंटर गवर्नमेंट एंड दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन सेंटर, राइट? तो दैट्स व्हाई सेंटर में अलग गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, स्टेट में अलग, क्योंकि स्टेट में स्टेट पार्टी भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी. तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इश्यू चल रहा था सेंटर और स्टेट में. तो सेंटर स्टेट रिलेशन एक हमारे पास चैलेंज है. ठीक है, क्योंकि सेंटर का लॉ अलग, राइट, और स्टेट का लॉ मतलब सब्जेक्ट अलग है. अगर विथ रिगार्ड्स टू, अगर हम देखेंगे आपके कंसेंट में, तो पावर शेयरिंग, इंडिया के बारे में हमने पावर शेयरिंग की. ठीक है, अगर आप सोचोगे कि फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका में जिस तरह से मोर और लेस इंडिया में होगा, तो ये थोड़ा सा गलत रहेगा. ठीक है, इंडिया पर्पसफुली कॉन्स्टिट्यूशनल जिन्होंने बनाया था, उन्होंने एक सेंटर को एडवांस दिया था, सेंटर को एक्स्ट्रा पावर दिया था. क्यों? क्योंकि सेंटर पूरे स्टेट को क्लब करके रखता है, राइट? इज दैट क्लियर? जैसे मान लो अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी चेंज करना, इफ द एनी चेंजेस इन फंडामेंटल राइट, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चेंज करने का पावर ना कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, नहीं, वो पार्लियामेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ अमेंडिंग पावर. इज दैट क्लियर? वो सही है गलत है, उन्होंने जो किया है राइट और रॉन्ग,
that is all are different things. If it is unconstitutional है, अगर जो भी चेंज करेंगे तो दैट चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट यूज द जुडिशियल रिव्यू और स्टक डाउन करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जैसे मान लो अगर कोई भी चीज है, अगर वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वो देखेगा। मगर विथ रिगार्ड्स टू इंडिया, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर, इज दैट क्लियर? अभी आप अगर आप देखोगे तो इंडिया में पावर, इंडिया के पावर शेयरिंग देखोगे तो इंडिया में 3 टायर पावर शेयरिंग, 3 टायर इन द सेंस व्हाट? इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के कुछ सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। नेक्स्ट टायर इज स्टेट गवर्नमेंट, they have their own subject, they are working on the subject. And third tier is local governance system, we called it as a पंचायत राज system. पंचायत राज मतलब हमने देखा है, पंचायत राज मतलब राइट, एक है रूरल और दूसरा है अर्बन। अभी रूरल इन द सेंस ग्रामीण, मतलब गांव में, जैसे कि ग्राम पंचायत हुआ, पंचायत समिति हुआ, जिला परिषद, दे कम्स अंडर रूरल पंचायत राज सिस्टम। एंड अर्बन, अर्बन इन द सेंस महानगर पालिका, नगर पालिका, राइट, नगर पंचायती, दीज आर व्हाट कम्स अंडर अर्बन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पंचायत राज सिस्टम इंडिया में अवेलेबल है, राइट, वो चल भी रही थी। बट थिंक इज दैट that particular panchayat raj system doesn't have a constitutional right power, in the sense what, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नाम नहीं था, राइट। हर एक स्टेट अपने मन से काम कर रहे थे। अगर उनको लगता है कि जिला परिषद होनी चाहिए तो होगी, नहीं तो नहीं, समोर से मंडल नहीं चाहिए तो मंडल नहीं होगा। तो हर एक स्टेट अपने मन से करते थे, ठीक है। मगर कुछ सालों के बाद इन 1993, ठीक है, 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। आपको समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब? समझ में आता है, मालूम है? यस सर, घटना दुरुस्ती मराठीमध्ये, राईट, घटना दुरुस्ती म्हणजे जे घटनेमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, जर कालांतराने त्याच्यामध्ये काही बदल करायचे असेल तर आपण ते दुरुस्ती आर्टिकल 368 चा वापर करतो, जे पॉवर देतं पार्लमेंटला की दुरुस्ती करण्याचा, त्याला आपण आर्टिकल 368 म्हणतो। घटना दुरुस्तीचा वापर करून आपण तो बदल करतो। मग आपण थर्ड अमेंडमेंट के बाद जो ग्रामीण, जो अर्बन रूरल है, रूरल पंचायत राज नाउ बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल, दे गेट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। व्हाट दे गेट? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और 74th अमेंडमेंट के बाद अर्बन, जैसे नगर पालिका, महानगरपालिका, दे गॉट व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इससे बेनिफिट क्या हुआ है? इससे बेनिफिट ये हुआ है कि अभी एंटायर इंडिया में एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, मोर और लेस। इज दैट क्लियर? एक ही स्ट्रक्चर मतलब क्या? महानगर पालिका कहाँ रहेगी? मेंशन नगर पालिका, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो भी रहेगा वो डिफाइन रहेगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी जिला परिषद, ठीक है। लाइक दैट वन दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरली क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। रेगुलरली क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। अगर हम देखेंगे ना तो पंचायत राज में नियर अबाउट 35 लाख प्लस हमारे मेंबर चुनते पूरे इंडिया में। इतनी बड़ी है, एक कंट्री से ही बड़ी, एक कंट्री का देखा जाए तो। और इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड और इतना बड़ा अगर कंट्रीज है कि यू कैन नॉट थिंक। अगर हमने यूपी का पॉपुलेशन देखा है तो आई थॉट कि कितनी कंट्री होगी ऐसी जो जिसके पॉपुलेशन यूपी से भी कम है। महाराष्ट्र भी बहुत कम, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन देखिए तो इतनी। और नॉट ओनली वी हैव अ पॉपुलेशन, वी हैव अ डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन। कल्चर है अलग, लैंग्वेज अलग है। इफ यू कम अक्रॉस आपके
इसमें दिया है फेडरलिज्म में, अगर सेंसस पता है जो एवरी 10 ईयर में होता है, उसमें नियर अबाउट अगर देखा जाए तो थाउजेंड्स जो हमारी मदर टंग है उसमें थाउजेंड्स में कितने थाउजेंड्स नियर अबाउट, अभी तो पता नहीं, अभी जो आएगा 21 में समझ में आएगा, राइट। ये मदर टंग है एक्चुअली। हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज पता है आपको कितने ऑफिशियल लैंग्वेज पता है आपको? यस, ऑनलाइन दो जो और ऑनलाइन, किसी को पता है ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं इंडिया में? Of our हाँ, of our country 22. 22, दैट इज राइट। 22 शेड्यूल 8 में बताया गया है, शेड्यूल 8 में बताया गया है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, मगर मदर टंग यू कैनॉट, बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो इतने बड़े डाइवर्सिफाइड इंडिया में, राइट, हमें जो हमारा सिस्टम है पावर शेयरिंग का, अभी वो इनहांस हो रहा है। we cannot say that कि we are completely giving पंचायत राज to economic autonomy. अभी भी पंचायत राज सिस्टम they are depending on the state funding, right? They are not completely economic autonomy. It takes time, right? क्योंकि अभी we have to be run a lot, हमें बहुत आगे जाना है, मगर फिर भी हमने कुछ तो पावर शेयरिंग की है। देखो पंचायत राज में पता है आपको, ग्राम पंचायत होती है, पता है? ग्राम पंचायत में ना जो भी लोग चुन के आते हैं, तो दोज आर इलेक्टेड, हाँ, वी कॉल्ड इट एज अ पंच, एंड दे इलेक्टेड वन मैन, राइट, एज देयर कैप्टन, सो वी कॉल्ड इट सरपंच, राइट। अभी इसमें स्टेट हैज अ पावर टू चेंज अकॉर्डिंग देयर स्टेट। कुछ स्टेट में सरपंच डायरेक्टली इलेक्ट होता है, राइट। देयर आर सम स्टेट वहां पे पंच आर डिसाइड after elected पंच decide who will become a सरपंच। तो सरपंच रहता है, so their सरपंच and their पंच are rule the, I mean say that particular ग्राम और विलेज। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत अच्छी सिस्टम है, दैट इज ग्राम सभा। आपको पता है ग्राम सभा इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन द सेंस क्या है कि डेमोक्रेसी में सब लोग आने चाहिए ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ग्राम सभा में क्या होता है, जितने भी लोग जो वोट करते हैं, मतलब सिंपल वे, अबो 18, अब हमें पता है ना वोट का पावर हमें कब मिलता है, एज ऑफ 18 के बाद, 18 नंतर मिलता है, राइट ना। तो ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं उस गांव में जिनका एज 18 के आगे, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिनको वोटिंग का पावर है, वो सब लोग एक दिन होता है। जैसे मान लो महाराष्ट्र में नॉर्मली एक साल में 4 दिन मिलते हैं, जैसे मान लो जो भी हॉलीडेज रहेगा, 15 अगस्त रहेगा, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त क्या होता है, स्वतंत्र दिन, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, राइट। व्हाट अबाउट द 26 जन, Constitution रिपब्लिक, Day. नो रॉन्ग, Constitution Day is the 26th November 26 November, and Republic Day is the 26 January. Is that clear? Hello? Those who are online, I'm asking. Constitutional Day is the different and Republic Day is the different. देखो, Yes sir. Yeah. right? Constitution Day मतलब जिस 26 दिन हमने November. Constitution को accept किया है, make sure Adopted. we are accepting Constitution on 26th November 1949 को, right? That's why we use 26th, right, November as the what, Constitution Day, and 26th January 1950 Came in existence. right, came in exist और implemented day। वहां से हमने उसका भी हिस्ट्री है, बट दिस इज नॉट राइट प्लेटफॉर्म टू गिव ऑल द डिटेल्स, आपको कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए मैंने स्किप किए। तो और फर्स्ट में क्या होता है, Maharashtra Day. परफेक्ट, महाराष्ट्र इंडिपेंडेंस डे और महाराष्ट्र डे, और Labor Day. दैट इज राइट, दैट इज वर्कर डे, नॉट महाराष्ट्र इंडिपेंडेंस डे, नहीं, महाराष्ट्र डे ही है। एक्चुअली वी आर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, वी जस्ट मेक अस एक वन स्टेट,
1960 आपण एक वेगळं राज्य बनवलं, राईट? सो नेवर यूज फर्स्ट मेजर महाराष्ट्र इंडिपेंडेंट, नथिंग. Maharashtra is a part of India at that time. No, might be there are some students they are making the some wrong. Is that clear? Normally in that 4 days gram sabha organize, right? जितने भी गांव के लोग हैं, right, they are using their voting power, right? They are come together आणि वो क्या करते पता है आपको? खुद के जो भी काम करना है, जो भी चीज वो देखते हैं वहां पे, राइट? हमारे गांव में काम ग्राम पंचायत सही कर रही है या नहीं कर रही है, एग्जैक्टली और क्या करना चाहिए, राइट? इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट. एंड नॉट ओनली दिस, जो भी बजट रहेगा ना ग्राम पंचायत का, दे आर फाइनलाइजिंग ग्राम सभा. तो बजट भी उस गांव में जो भी चीज रहेगी. तो दिस इज ब्यूटीफुल थिंग्स. तो ये जो चीज है ना, इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेशन मतलब आपको इन्वॉल्वमेंट है. अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हो क्या? हैव यू राइट टू सिट इन पार्लियामेंट फॉर मेकिंग द लॉ? इट इज क्यों इंडिया में तो देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. माइट भी आपको हुआ है, मुझे नहीं पता है, अगर नहीं हुआ है तो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है? एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ठीक है? तो इंडिया हैविंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है कि बहुत लोग हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है फॉर व्हाट? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इनहांस करने के लिए. इज दैट क्लियर? दीज आर द सम ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ थर्ड टायर, दैट इज पंचायत राज सिस्टम. आपके चैप्टर में जो फेडरलिज्म दिया है वो मोर और लेस मैंने तो कवर किया है, ठीक है? जो नहीं है वो भी बहुत सी चीज मैंने बताई है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है. आपको एनसीईआरटी का सिलेबस है, इसलिए सिंपल वे. अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि यू आर लुकिंग फॉर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इजंट इट? इज दैट राइट? आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इज दैट क्लियर? वही कर रहे हो ना? तो योर अप्रोच शुड बी लाइक दैट वन, कि अगर आपका एनसीईआरटी भी अगर आप कर रहे हो तो साथ में आप जो भी चैप्टर करते हो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन करने, क्वेश्चन बनाइए. इज दैट क्लियर? डिफरेंट क्वेश्चंस. जैसे मान लो आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिए होंगे. जैसे भी आपका टॉपिक बनता है, अगर आप वंस यू फाइनलाइज जो रीड करोगे, सेशन करोगे, तो उसके बाद उस सभी क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, अगर आपका कोई भी डाउट आफ्टर सेशन और आफ्टर आपका रीडिंग द टॉपिक, you can ask me in next session. This is your right. और ये कंपल्सरी आपको करना है. देखिए, आई एम लुकिंग यू एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, राइट? नॉट द प्रिपरेटरी ब्यूरोक्रेट्स. प्रिपरेटरी तो सभी है. So your approach should be like you have to be qualified UPSC, or you are doing from as early than the others. Maximum students, they are completing their graduation and they are looking after all the faculties. If they are not getting anything, and now they're thinking, oh no, UPSC is there, so we have to be tried. तो ये तो नहीं आपके साथ. I think you are all are undergraduate. Those who are online, they are undergraduate or graduate? Undergraduate, sir. Maximum undergraduates. Very good. You are all undergraduates. So you are all the lucky persons. If I am looking, this is the right time. Please, आप 100% कोशिश कीजिए कि जो भी चीज है आपको अच्छे से करनी. इज दैट क्लियर? जो भी चीज आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िए. इज दैट क्लियर? जो भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी अगर कंफ्यूजन है, यू कैन, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है, अगर आपको लगता है कि सर ने मराठी और इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, आई एम रेडी विद दिस. इफ यू से दैट सर इट्स प्योरली इन मराठी, आई एम रेडी विद दिस. If you are saying that sir purely in English, I don't have problem. The most important things is that whether you understood or not, language कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए. अगर यूपीएससी भी लिखोगे ना तो यूपीएससी भी लैंग्वेज को बैरियर नहीं करता. इफ यू नो दैट यूपीएससी में भी यू हैव अ फुल राइट, यू कैन चूज एनी लैंग्वेज. दो जो दिए ना 22 लैंग्वेज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, यू कैन चूज एनी लैंग्वेज फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन. इज दैट क्लियर? तो लैंग्वेज का बैरियर कभी नहीं होना चाहिए.
दोज और ऑनलाइन ऑफलाइन, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, अगर आपको दिक्कत है हिंदी, इंग्लिश और मराठी, कोई भी लैंग्वेज में, मुझे तीन किया हम उसी में बताइए। एक्चुअली अगर तीनों में से कोई भी लैंग्वेज में आपको सुनना है या फिर मैं सेशन कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे फाइनल बताइए, मैं वही लैंग्वेज यूज करूंगा। मेरा मकसद यही है कि जो भी मैं चीज आपको बताऊं वो आपको आपके पास जानी चाहिए और आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। और जो भी मैं टॉपिक कवर करता हूँ, मेक श्योर दैट मैंने फेडरलिज्म कवर किया है, मगर मैंने ये तो पूरा आपका बुक में जो भी दिया वो तो कवर किया है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने उसके एंगल में भी आपको टच करवाया है। जैसे मैंने कुछ कमेटी के नाम गिनाए आपको, तो वो कुछ भी नहीं है उसमें, मगर ये एड ऑन नॉलेज है जो आपको काम आएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा ना। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है 73rd और 74th को, वो भी नहीं दिया, जैसे क्लाइन दिए, उससे तो समझ में नहीं आएगा ना आपको एग्जैक्टली क्या है, तो थोड़ा सा इनहांस किया उसमें रूरल और अर्बन करके। और जो भी चीजें मैं करने की कोशिश की है, कुछ डाउट है या फिर कुछ है तो मुझे पूछिए इसमें। पहले मैं ऑनलाइन दोज और ऑनलाइन आस्किंग ऑल ऑफ यू, कुछ डाउट है आपको, आप मुझे पूछ सकते हैं, आई एम गिविंग यू योर टाइम। No, कैन sir. यू हियर मी? तो नहीं. Yes, sir. हाँ, आपको कुछ डाउट है प्लीज पूछिए। नहीं आपके सर, पास डाउट नहीं है. बुक होगा, आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, आप उसमें से पूछ सकते हैं इफ यू हैव, अगर या फिर आपने नोट्स निकाले होंगे या फिर मेरा सुना है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। एक ही चीज मुझे कहना है कि आपका कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए। अगर फेडरलिज्म में टॉपिक आपका एनसीईआरटी सर, का मैंने इंडिया कवर का किया कैसे फेडरलिज्म? यस सर, बोलिए दोस्त। सर, इंडिया का सर क्वासी फेडरल है जो है ना, हाँ हाँ फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो क्वासी फेडरल है ना सर. जी हाँ, राइट है, तो आपको तो एक्सप्लेन वो करना है कैसे वो मतलब चीज। सर, वो बताओ एक ओके बार. ओके फाइन, सबको सुनना है। कौन फेडरल इंडिया का कैसे, देखो फेडरल स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है। फर्स्ट थिंग, फेडरल में सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, सॉरी फेडरल में डबल सिटीजनशिप होती है, स्टेट और सेंटर की। इंडिया में क्या है सर, सिंगल सिटीजनशिप है, ये चीज क्रिएट हो रही है। देखो फेडरल सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावर है, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की जो सब्जेक्ट है वही सेंटर देखता है। इन फेडरल थिंग इज डिफरेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेंटर देखता है, राइट, और स्टेट में अलग सब्जेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इन इंडिया वी हैव थ्री काइंड ऑफ सब्जेक्ट, थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, एक है सेंटर लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, सेंटर स्टेट एंड कॉन्करेंट। अगर मान लो सेंटर लिस्ट में कुछ भी चेंज करना है तो ये पावर सेंटर को है, विच मींस पार्लियामेंट है, सेंटर इन द सेंस पार्लियामेंट। स्टेट सब्जेक्ट में कोई भी चेंज करना है तो स्टेट कैन डू, राइट। कॉन्कर लिस्ट में कोई भी चेंज करने है, स्टेट एज वेल एज सेंटर कैन डू। इज दैट क्लियर? मान लो इफ द सेंटर एंड स्टेट मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जो भी सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है, सेंटर ने एक लॉ अलग से बनाया, स्टेट ने बनाया। इफ द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर लिस्ट, सेंटर लॉ एंड स्टेट लॉ, अगर ऐसा डिस्प्यूट आता है तो ये चीज ध्यान में रखना, सेंटर लॉ इज सुपीरियर देन द स्टेट लॉ। तो इट मींस दैट यहाँ पे स्टेट को एक्स्ट्रा पावर है जो कि बाकी फेडरल में नहीं है, एक इशू है। सेकेंड थिंग, सेंटर सब्जेक्ट में स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता, सेंटर डजंट हैव एनी राइट टू चेंजेस इन सेंटर लिस्ट, बट स्टेट सब्जेक्ट में सेंटर हैज पावर, स्पेशली राज्यसभा। If the Rajya Sabha, or you may say that if the Parliament of India doing with the help of special majority, that is 2/3, अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ राइट कुछ चेंजेस करना चाहती है, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट में, तो दे हैव पावर। तो थोड़ा सा पावर यहाँ पे भी, स्टेट में कुछ भी पावर नहीं। तो यहाँ पे भी फेडरल स्ट्रक्चर अलग दिखता है हमें जो बाकी देशों में है। तो ये जो पॉइंट्स है इससे हम कंप्लीटली फेडरल नहीं। इज दैट क्लियर? वहां पे प्रेसिडेंट रूल करता है,
नॉर्मल प्रेसिडेंट सिस्टम में। इंडिया में प्रेसिडेंट हेड है, मगर प्रेसिडेंट को जो भी चीज करनी है विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, पता है आपको, मतलब प्राइम मिनिस्टर उनके मिनिस्टर जो चीज कहते हैं वही प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ दैट। तो ये भी चीज अलग होती है। सो दीज आर देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, मैंने कुछ आपको पॉइंट गिनाए हैं जो आपको समझ में आता है कि एग्जैक्ट फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में अलग डिफरेंस है। दैट्स वी कॉल इट एज अ क्वासी फेडरल। व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट, क्वासी फेडरल। क्योंकि यहाँ पे स्टेट को पावर नहीं, आपको पता है स्टेट इमरजेंसी सेंटर करता है, पता है। अगर मान लो कोई स्टेट है, उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी करना है तो स्टेट कैन नॉट डू, वो उस स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को बताएंगे कि जो भी इश्यूज है, उसके बाद प्रेसिडेंट वहां पे रूल आएगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई स्टेट है इंडिया में, अगर उसको इफ द स्टेट सेज दैट वी आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू वन स्टेट टू टू स्टेट, जैसे मान लो अभी आंध्र प्रदेश में सीमांध्र और तेलंगाना बना है, इन दैट केस स्टेट को कोई भी पावर नहीं है कि एक स्टेट से दो स्टेट बनाने का, कोई पावर नहीं है। एंटायर पावर गिवन टू द पार्लियामेंट। इफ द पार्लियामेंट डिसाइड, व्हिच मींस दैट सेंटर डिसाइड कि एक स्टेट में से दो स्टेट बनाने हैं, दे कैन डू देयर ओन। सिर्फ वो स्टेट को वो जो ये होता है ड्राफ्ट होता है सिर्फ वो देते हैं, अगर उसको रिजेक्ट भी करता है और पार्टी की नहीं करना है तो स्टेट का रिजेक्शन का भी कोई मैटर नहीं होता है। वो स्पेशल से करो या फिर कोई मेजोरिटी से करो, होता है पार्लियामेंट कैन डू इफ दे वांट टू। तो ये सब चीजें जो हमें कंप्लीटली फेडरल स्ट्रक्चर से अलग दिखाती है विथ रिगार्ड्स टू इंडिया। दैट वाई केसीवीआर, राइट, उन्होंने इंडिया के कंसर्न में कहा था कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, नॉट अ कंप्लीट फेडरल। ठीक है, यस, Yes, sir. फाइन, ओके, एनी डाउट्स? Yes. Those who are online, I'm asking all of you, then I'll move towards the offline student. If you have a doubt, please ask me. If you no doubt, please say no doubt, sir, so I can move. No doubt, sir. Fine, thank you. All remaining? So all of No you no doubt, doubt? Fine, Yes. no doubt, right? Excuse me, sir. Yes, yes, I can hear you. Please go ahead. Sir, could you repeat the name of person who said India is quasi-federal, not totally KCVR. federal? KCVR. Okay, sir. Thank you. Yes, anyone has any questions? हाँ, चलो, तुम्हाला काही प्रश्न आहे? काहीच नाही? Yes, yes, ठीक है. This is all about the federalism. मैं एंटायर टॉपिक कव्हर अप केलेला आहे. इंडियामध्ये आहे ना, तुम्हाला हे पण एक पॉइंट कव्हर सांगतोय. इन इंडिया मध्ये स्टेट मध्ये आपण एक कम्प्लीट स्टेट बनवले आहेत, राईट, अँड काही युटीज बनवले आहेत, माहिती आहे, राईट. इन स्टेट देर आर सम स्टेट हॅव्हिंग सम स्पेशल पॉवर. अशी काही स्टेट आहेत तिथे काही स्टेटला काही स्पेशल पॉवर आहेत. रिझन इज दॅट की तिथलं जे कल्चरल असेल, ठीक आहे, किंवा जिओ पॉलिटिकल जो काही इश्यू आहे त्याच्यामुळे काही स्टेटला एक्स्ट्रा पॉवर दिले. परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट मध्ये, ठीक आहे, तिथे कसं आहे की दे हॅव सम स्पेशल पॉवर. मीन्स दॅट की इफ यू आर
resident of that particular area, then you have a right to get the property. Is that clear? Although you are a citizen of India, but all citizens of India cannot get the property over there. It's article. Okay. Article 3. Right. Online आवाज जातो का मला? Hello, can you hear me? Article Yes, sir. 371. Article 371 providing the special power. Right? की हे स्पेशल पॉवर आहे ज्या काही स्टेटला जिथे काय म्हणता येईल त्यांना विशेष आसाम असेल, नागालँड असेल, अरुणाचल प्रदेश असेल, मिझोरम असेल, तिथे पॉलिटिकल किंवा सोशल इम्बॅलन्स किंवा त्या गोष्टी हे करण्यासाठी त्या गोष्टी करण्यात आलेल्या आहेत. इज दॅट क्लिअर? अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हाला असं लक्षात येईल की काही राज्यामध्ये आहे ना शेड्यूल कास्ट किंवा शेड्यूल ट्राईब्स असतील, ठीक आहे, मोठ्या प्रमाणात तिथेही एक्स्ट्रा पॉवर दिले आहेत गव्हर्नरला, विशेष त्यांचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी. याचबरोबर इंडियामध्ये युनियन टेरिटरी पण आहे, माहिती आहे, ज्याला आपण युटी म्हणतो. इज दॅट क्लिअर? युनियन टेरिटरीचा जर विचार केला ना तर युनियन टेरिटरी मध्ये डायरेक्ट सेंटर एंटायर प्रोसिजर पाहता, स्टेट नाही. पण काही युनियन टेरिटरी भारतामध्ये अशा आहेत जिथे स्टेट गव्हर्नमेंट, त्या युनियन टेरिटरीमध्ये गव्हर्नमेंट पण आहे. काही युनियन टेरिटरीमध्ये गव्हर्नमेंट नाही, डायरेक्ट सेंटरच पूर्ण ऍडमिशन करतो, माहिती आहे. उदाहरणार्थ पुदुच्चेरी असेल, दिल्ली असेल, ठीक आहे. तुम्ही जर हे जर युटी बघितलं इथं गव्हर्नमेंट पण आहे, बट त्यांच्याकडे काही स्पेसिफिक सेट ऑफ सब्जेक्ट आहेत, पण रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट अंडर व्हॉट? सेंटर. त्यामुळे भारतामध्ये हा एक बदल आहे, तो राहिला सांगायचा, तोही ध्यानात ठेवा की अशा काही युटीज आहेत जिथे डायरेक्ट म्हणजे राईट, इवन दो स्टेट मध्ये त्या युटी मध्ये जरी दिल्लीमध्ये गव्हर्नमेंट आहे, पुदुच्चेरी मध्ये गव्हर्नमेंट आहे, बरोबर आहे ना, तरी पण तिथे काही सब्जेक्ट ते करतायत, पण रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटरच पाहतात. काही युटी असतात कम्प्लिटली नॉर्मली सेंटर पाहतात. पण युटी बनवण्याचं कारण एवढंच होतं की आपण युटी बनवताना काही गोष्टी समोर ठेवल्या, ज्यामध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे आपण आपली सिक्युरिटी पाहिजे, बरोबर आहे. काय होतं, स्टेट असेल तर स्टेट आणि सेंटर रिलेशन मध्ये कॉन्फ्लिक्ट झालं तर सिक्युरिटीला प्रिफरन्स द्यायचं का आपल्याला सॉल्व्ह प्रॉब्लेम करायचा. म्हणून अशा वेळेस जे आपले बाउंड्रीला आहेत, जसं अंदमान निकोबार असेल, बरोबर आहे, दीव दमन असेल, तुम्हाला लक्षात येईल बघा, अशी युटीज बघा खालच्या, राईट. तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की त्यांचं जे जिओग्राफिकल लोकेशन आहे ते स्टेटच्या किंवा देशाच्या सिक्युरिटी संदर्भात खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि तिथे जर आपण कम्प्लीट जर स्टेट त्याला जर बनवलं तर स्टेटकडे पॉवर आहेत काही लॉ बनवायचे आणि सेंटरकडे आहेत, पण ते त्या कन्फ्युजन नको व्हायला डायरेक्ट सेंटरचं मिलिटरी किंवा या गोष्टी असाव्यात, म्हणून आपण नॉर्मली त्या कारणासाठी या युटी काय बनवल्या होत्या. त्याचं रिझन हे होतं. आणि दुसरं रिझन पॉलिटिकल किंवा पॉलिटिकल जे जसं चंदीगड आहे, चंदीगड कुठं अडकलेला आहे? पंजाब आणि हरियाणामध्ये. मग इन दॅट सिनेरियो दोघांना सेम कॅपिटल नाही भेटत, मग त्याला युटी केली, राईट. आता दिल्ली नॅशनल, दिल्ली का युटी झाली? दिल्ली सिटी, कारण दिल्ली इज अ नॅशनल कॅपिटल. तर दिल्लीमध्ये आपलं पूर्ण देशाचं मंत्रिमंडळ, पंतप्रधान पासून राष्ट्रपती सगळे बसलेले आहेत. इज दॅट क्लिअर? म्हणून त्याला नॅशनल टेरिटरीचा दर्जा दिला. दिल्लीला जर कम्प्लीट स्टेट दिलं तर प्रॉब्लेम पुढे स्टेट आणि यांच्यामध्ये इश्यू होऊ शकतात ना. मग पंतप्रधानला प्रत्येक वेळेस तिथल्या पोलिसला ते कन्फ्युजन नको व्हायला. जर तुम्ही पाहिलं आता लेटेस्ट मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की पंजाब मध्ये काय झाली होती इव्हेंट, पंतप्रधान गेले होते, काही सिक्युरिटी थ्रेट झाला होता. मग तसा थ्रेट स्टेट असल्यामुळे इश्यू क्रिएट झाला ना, की स्टेटचं काम होतं त्यांनी करावं, यांचं म्हणणं होतं की स्टेटनं करावं, म्हणजे तसा इश्यू होऊ नये म्हणून दिल्लीला, म्हणजे दीज आर दी सम रिझन बिहाइंड दॅट. काही कल्चरल पण आहेत पण त्या मी जात नाही. तर हा एक पॉइंट राहिला होता, तो मी कव्हर अप केला. म्हणजे पुदुच्चेरी म्हणताय, अंदमान निकोबार म्हणताय तुम्ही, हा नाही खाली आहे आपल्या याच्याकडे. तुम्ही पुदुच्चेरी एकच आहे, तो युटी आहे, तिथे गव्हर्नमेंट आहे ऍक्च्युली. पुदुच्चेरी तुम्ही जर बघितलं ना तर
तीन भागात डिवाइड नाही, म्हणजे तीन वेगवेगळे पुदुच्चेरी नाहीत. युटी एकच युटी आहे पुदुच्चेरी. मला प्रश्न करायचं म्हणणं काय, पुदुच्चेरी एकच युटी आहे भारतात. तीन युटी नाहीत पुदुच्चेरीच्या. ते लोकेशन ठीक आहे, थोडंफार तिथंच आहे, तेवढ्याच भागामध्ये. तुम्ही पाहिलं लोकेशन कुठे पुदुच्चेरी? वेर इज लोकेटेड इन इंडियन मॅप? एक्स्ट्रीम साऊथला नाही, थोडस. बरोबर. इज दॅट क्लिअर? अंदमान आणि दादरा नगर हवेली, दमन दीव. राईट. इज दॅट क्लिअर? दिल्ली द सेंट्रल अँड चंदीगड हरियाणा अँड पंजाबच्या मध्ये. इज दॅट क्लिअर? आता J&K माहित आहे, जम्मू अँड काश्मीर, आणि नेक्स्ट वन ऑनलाईन. कोण दोन युटी वर नॉर्थ वर बनवलं नॉर्थ मध्ये, दोज वर ऑनलाईन. हॅलो, Yes. नॉर्थ मध्ये दोन युटी कुठल्या बनल्या? लडाख. लडाख आणि जम्मू काश्मीर. परफेक्ट. लडाख मध्ये गव्हर्नमेंट आहे. लडाख मध्ये गव्हर्नमेंट नाही. जम्मू अँड काश्मीर मध्ये गव्हर्नमेंट आहे, जसं दिल्ली मध्ये आहे. चलो, एनी डाउट्स? कुठला पॉइंट आहे ना? चलो, I cover all the things with relates to the federalism. I hope आप तुमच्या बुक्स मध्ये आहे ना, एक पोखरणचा इश्यू दिलाय, जो मी आता बोललो होतो. राईट, इन युअर बुक्स the mentioning of subject, that is Pokhran. What is Pokhran? Where is it? Pokhran in Rajasthan, right? जर आपण न्यूक्लिअर काय केलं होतं, टेस्ट केली होती, राईट. मग त्यांनी तो पॉइंट दिला होता, जर न्यूक्लिअर चाचणी पोखरण मध्ये झाली असते आणि जर तिथल्या स्टेट गव्हर्नमेंटने अपोज केला होता, कॅन वी डू, राईट. ते त्यांचा आन्सर आहे, व्हाय वी यूज क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, राईट. जर कम्प्लीट फेडरल असतं तर मग आपल्याला इश्यू क्रिएट झाला असता. स्टेअर, ठीक आहे. Okay, any doubts? I think language policy, central state relation, I already covered all the things. Decentralization of India, that has been covered, right? In what we covered in decentralization of India, those are online. Please आप बताइए मुझे, decentralization मध्ये आपण काय काय कव्हर केलं? ऑनलाईन जे विद्यार्थी आहेत त्यांना मी विचारतोय, डिसेंट्रलायझेशन जे आपण टॉपिक बघितला आता, त्यामध्ये आपण काय कव्हर केलं? सर आपण फेडरल फॉर्म पाहिला सर. हा, त्यात काय कव्हर केलं आपण? डिसेंट्रलायझेशन म्हणजे काय केलं होतं आपण? जे With regards to India. पॉवर डिस्ट्रीब्यूट केलेली आहे. कशी केली होती आपण? बघा, मी सांगतो तुम्हाला माहिती आहे, फक्त वर्डिंग. डिसेंट्रलायझेशन मध्ये व्हॉट वी डू, वी डिवायडेड आर पॉवर, राईट, आर नेशन पॉवर. वी आर डिवायडेड इंटू 3 टायर, बरोबर आहे? येस सर. लाईक आय एम सेइंग दॅट की सेंटर, स्टेट and local governance system, that is called panchayat raj. This is nothing but what? Decentralization of power. Is that clear? येस. तुम्हाला काही इश्यू ऑफलाईन वाला? पॉइंट शब्दामुळे कन्फ्युज होत आहे, कन्फ्युज होत आहे, समजलं? काही डाऊट्स आहेत मला विचार, मी पहिल्यांदा तुमच्या सोबत येतोय, मला एक्झॅक्टली माहित नाही. मला एवढंच सांगा, जास्त जड होतंय, सोपं आहे की ठीक आहे? एनसीईआरटी मध्ये सोपंच, एनसीईआरटी काही नाही. इज दॅट क्लिअर? फक्त व्यवस्थित अभ्यास करा, राईट. काही डाऊट्स असतील, काही क्वेश्चन असतील, तुम्हाला कधीही विचारू शकता, राईट. तुम्हाला जर वाटलं की हा टॉपिक आहे. आता आपल्याला नेक्स्ट सेशन मध्ये पॉवर शेअरिंग करतो मी, त्याच्यामध्येच
राईट. पॉवर शेअरिंग मध्ये तुमचं अजून डाऊट्स क्लिअर होते. राईट आहे. फक्त फेडरलिझम मध्ये तुम्हाला मोठे मोठे टॉपिक लक्षात ठेवायचे. इंडियाचं म्हणजे वर्ल्डचं फेडरलिझम कसं आहे आणि इंडियाचं फेडरलिझम कसं आहे हा महत्वाचा पॉईंट आहे. इंडियाचं फेडरलिझम कॉसी फेडरल आहे. VC वेअर म्हणले होते कॉसी फेडरल आहेत. मग कॉसी फेडरल काय जे मी काही महत्वाचे पॉईंट सांगितले तेवढे थोडेसे ध्यानात ठेवून द्या. राईट. सेकंड थिंग, इंडियाचं डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर कसं चाललंय आहे जे की आपण पाहिलेलं आहे 3 टायर मध्ये. बरोबर आहे. कुठल्या सेंटर, स्टेट आणि लोकल मध्ये, लोकल गव्हर्नन्स सिस्टम मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये पण लोकल गव्हर्नन्सला पण आपण कॉन्स्टिट्युशनल स्टेटस दिलेला आहे 73 आणि 74 नुसार. इज दॅट क्लिअर? त्यानंतर आपण बघितलं की स्टेट फॉर्मेशन काही टॉपिक पाहिले त्याच्यामध्ये. स्टेट फॉर्मेशनला आपण ऑन द बेसिस ऑफ लँग्वेज आपण केलेले आहेत, पण एंटायर तोच वन लँग्वेज वन स्टेट आपण बनवलेलं नाही. पण आपण मोस्ट ऑफ द स्पीकिंग पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेट, आपण तो कन्सेप्ट घेतलेला आहे. पण वन लँग्वेज वन स्टेट आपण बनवलेलं नाही. त्या संदर्भात काही आपण कमिटीज पाहिल्या होत्या. इज दॅट क्लिअर? त्यानंतर आपण सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पाहिली होती, ज्यामध्ये आपण पाहिलं होतं 1990च्या अगोदरचा कार्यकाल कसा होता, जिथे एंटायर इंडिया मॅक्सिमम. पण नंतरच्या काळामध्ये स्टेट पक्ष उदयाला मोठ्या प्रमाणात आले, त्यांची सत्ता येऊ लागली. त्यामुळे सेंटर आणि स्टेट मध्ये डिस्प्यूट, मग तिथून सेंट्रल स्टेट रिलेशन महत्वाचा आहे. आणि तोही टॉपिक आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये व्यवस्थित दिलेला आहे, काय झालं पाहिजे काय नाहीये. आणि त्यांचा डिस्प्यूट असेल तर मग सुप्रीम कोर्टचं कशा पद्धतीने काम आहे ते आहे, ते तुम्हाला याच्या इथं नाहीये, पण तोही मेन्शन आपल्याला केलेला आहे. इज दॅट क्लिअर? राईट. दीज आर ऑल द टॉपिक्स कव्हर इन द फेडरलिझम. फाईन. ओके. चला आता ऑनलाईनचं इश्यू झाले. आता ऑफलाईनच्या मुलांना तुमचे काय डाऊट्स विचारा. नाव वी मूव्ह टुवर्ड्स द ऑफलाईन. येस मॅडम. काय सेशन नाही. ओके. सेशन कधी संपतं? राहतो ना. ओके फाईन. आपला टॉपिकचं कव्हर अप झालाय. मी काही क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारू? राईट. चालेल. म्हणजे मलाही कळेल की तुम्हाला समजलं. ठीक आहे. बघा यांनी मॅच द पेअर दिले. मी एनसीईआरटीच क्वेश्चन विचारतो, बोथ आर ऑनलाईन अँड ऑफलाईन, बोथ ऑफ यू. Match the pair. I am asking the question. Match the pair. Question number 11. So simple. First. Okay. मला वाटतं आपण सुरुवातीपासून जाऊ. चालेल. Those who are online and तुम्ही ऑफलाईन प्लीज बघा. मी क्वेश्चन वाचतो. तुमच्याकडे बुक आहे सगळ्यांकडे, असं गृहीत धरतो. राईट. नसेल तर मी क्वेश्चन वाचतो. क्वेश्चन नंबर 6. बाकीचे क्वेश्चन्स थेरी बेस आहेत. आपण स्ट्रेट अवे क्वेश्चन बघू. इथे बघा. फिल इन द ब्लँक क्वेश्चन आहे. सिंपल आहे. सिन्स द युनायटेड स्टेट इज डॅश टाइप ऑफ फेडरेशन. युनायटेड स्टेट कसं आहे? कसं फेडरेशन आहे युनायटेड स्टेट? कम्प्लीट आहे. बरोबर आहे. म्हणजे काय कॉन्स्टिट्यूट आहे का? नाहीये. ऑल द कॉन्स्टिट्युएंट स्टेट हॅव इक्वल पॉवर अँड स्टेट आर इक्वल पॉवर. स्टेटला इक्वल पॉवर आहेत आणि सेंटरला काय इक्वल पॉवर आहेत की नाही? स्टेट आणि स्टेटला दोघांनाही इक्वल पॉवर आहेत. वाईस वर्सा इन फेडरल गव्हर्नमेंट. फेडरल गव्हर्नमेंट मध्ये स्टेट आणि कोणाला म्हणता येईल सेंटरला सेम पॉवर आहेत. इज दॅट क्लिअर? म्हणजे इंडिपेंडेंट ज्युरिडिक्शन आहे, इकॉनॉमिक ऑटोनॉमी आहे. लाईक बट इन इंडिया इज अ quasi federal type of federation and some state have more power than the other. मी सांगितलं ना आसाम वगैरे त्याला पॉवर एक्स्ट्रा काय? स्पेशल रिझन मुळे. इन इंडिया the government has more power. Which government has more power? Center government has a more power. हे प्रश्न कळाला? काय डाऊट इथपर्यंत? ठीक आहे. दुसरा क्वेश्चन बघू. The distinguishing feature of the federal government is. फेडरल गव्हर्नमेंटचे काय फीचर्स आहेत बघा. पहिलं, नॅशनल गव्हर्नमेंट gives more power to the
प्रोव्हिन्शियल गव्हर्नमेंट आहे का फेडरल गव्हर्नमेंटचा पॉवर? राईट और रॉंग? पहिला पॉइंट आहे का नॅशनल गव्हर्नमेंट गिव्स मोर पॉवर टू द प्रोव्हिन्शियल गव्हर्नमेंट. नॅशनल गव्हर्नमेंट जास्त पॉवर देतो फेडरल गव्हर्नमेंट. प्रोव्हिन्शियल इन द इथे याचा अर्थ आहे स्टेट गव्हर्नमेंट. प्रोव्हिन्शियल म्हणजे काय स्टेट गव्हर्नमेंट. दुसरा पॉइंट power is distributed among legislature, executive and judiciary. Right. Elected official exercise supreme power in the government. Elected officials exercise supreme power in the government. म्हणजे जे लोक निवडून आलेले आहेत राईट गव्हर्नमेंट मध्ये त्यांना पॉवर जास्त आहे. आणि फोर्थ गव्हर्नमेंटल पॉवर इज डिवायडेड बिटवीन डिफरंट लेवल ऑफ गव्हर्नमेंट. हेही बरोबर आहे. Is that clear? आता मी सब्जेक्ट इथे सब्जेक्टची लिस्ट दिलेली आहे पण मी तुम्हाला नॉर्मली सांगितलं होतं. मला सांगा अ फ्यू सब्जेक्ट दिले त्यांनी. डिफेन्स, पोलीस, ऍग्रिकल्चर, एज्युकेशन, बँकिंग, फॉरेस्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, मॅरेज असे काही विषय दिले. ठीक आहे. आता मला तुम्ही सांगा आता मी असा एक पर्टिक्युलर सब्जेक्ट नाही घेतला बरोबर पण तरी तुमचा अभ्यास राईट. डिफेन्स कोणती आहे बघा 3 लिस्ट आहेत युनियन, स्टेट आणि कॉन्करंट. डिफेन्स ऑनलाईन डिफेन्स Union. सेंटर युनियन. गुड. पोलीस स्टेट पोलीस गव्हर्नमेंट स्टेट लिस्ट. स्टेट बघा मी आता उदाहरण दिलं होतं ते बरोबर स्टेट बोथ ऑनलाईन ऑफलाईन. ऍग्रिकल्चरल कुठे येईल? कॉन्करंट वाय? कारण की ते दोघी ठिकाणी इन्क्लूड होतं स्टेट पण सेंट्रल पण. सेंटर पण कायदा बनवतो आणि स्टेट पण बनवतो. एज्युकेशन एज्युकेशन कॉन्करंट का? बोथ सर सेम म्हणजे सेंट्रल Why? गव्हर्नमेंट अंडर पण येतं आणि स्टेट गव्हर्नमेंट. येस राईट. प्रत्येक- आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आली राईट. व्हेरी गुड. बँकिंग बँकिंग युनियन बरोबर. बँकिंग युनियन का आताच बोललो एक करन्सी बँकिंग सिस्टीम. असं आहे का महाराष्ट्राची वेगळी करन्सी आहे इंडियाची वेगळी करन्सी असं काय? वी हॅव वन करन्सी. बँकिंग सिस्टम एकच आहे सगळ्या नॅशनलाइज बँक म्हणतो किंवा प्रायव्हेट बँक. इज दॅट क्लिअर? बँकिंग सिस्टीम युए. मॅरेज लग्न मॅरेज कॉन्करंट. परफेक्ट. कॉन्करंट दोन्ही स्टेट आणि आता चाललं होतं ना लग्नाचं वय वाढवायचं. हो. इज दॅट क्लिअर? व्हेरी गुड. ऍक्च्युली दीज आर द सब्जेक्ट. ऍक्च्युली सब्जेक्ट तुम्हाला ऑलरेडी तुमच्या टॉपिक मध्ये दिलेले आहेत त्यामुळे दे आर आस्किंग एवढे माहिती समज शिकणे पण मोर ऑर लेस तुम्हाला लक्षात आलं असतं बरोबर ना. आता मी विचारतो डिफेन्स इझिली आयडेंटिफाय झाला राईट. इंटरनॅशनल रिलेशन युनियनलिस्ट राईट. म्हणजे तुम्हाला आता यू विल गेट एन आयडिया अबाउट की एक्झॅक्टली काय असू शकते. इज दॅट क्लिअर? तर तुम्हाला सेंटरचं काम, स्टेटचं काम आणि लोकल गव्हर्नन्सचं काम तुम्ही दोन्ही पाहताय. आता इथे काहीतरी मॅच द पेअर दिलेले आहेत. इज दॅट क्लिअर? युनियन ऑफ इंडियाचा हेड कोण असतो? याने ऑप्शन दिले सरपंच, गव्हर्नर, मेयर, प्राईम मिनिस्टर. Prime Minister. प्राईम मिनिस्टर. सो सिंपल. स्टेटला Governor. कोण? प्राईम मिनिस्टर, सरपंच, गव्हर्नर, मेयर. Governor. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन Mayor. ग्रामपंचायत
Sarpanch. Sarpanch. It's so simple questions. Is that clear? सर हा बोला सर. सर युनियन गव्हर्नमेंटचा जर हेड प्राईम मिनिस्टर येतोय सर, तर मग स्टेट गव्हर्नमेंटचा चीफ मिनिस्टर येऊ शकतो का? ऍक्च्युली दॅट इज युअर ऑलरेडी राईट, बट थिंक इज दॅट त्यांनी जो ऑप्शन दिला मी ते सांगतो. ऍक्च्युली युनियन मध्ये प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट येतो ना. प्रेसिडेंट असतो आणि स्टेट मध्ये गव्हर्नर असतो. पण ऍक्च्युली ते ऑप्शन दिले नाही तुमच्या एनसीआरटी मध्ये. मी ते पाठीमागचे क्वेश्चन वाचतो. ओके सर. ऍक्च्युली त्या तिथे ते मी यांना म्हणजे ते तुमच्या एनसीआरटी मध्ये दिलेले आहेत ना क्वेश्चन्स ते. हो सर. ऍक्च्युली ते युअर राईट, तुम्ही सांगता ते बरोबर आहे. ठीक आहे, कारण की नॉर्मली आपण रिपब्लिक ऑफ इंडिया म्हणतो ना. रिपब्लिक इंडिया म्हणजेच प्रेसिडेंट, सोप्या भाषेत. चलो इथपर्यंत क्लिअर? एनी डाऊट्स काय म्हणते? पर इंडियाचे जे काही सब्जेक्ट दिलेले आहेत, स्टेट, सेंटर आणि कॉन्करंट, दे आर मेन्शनिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर नॉट? येस सर. Yes, right? Definitely, that's why I said. State Sir, but subject which कोणते schedule असतील, and center which- कुठले असतील, right? Is that clear? Any doubts? बरं, एखादा सब्जेक्ट अल्टर करायचा असेल इंडियामध्ये, who has highest power? हायेस्ट पॉवर कोणाला आहे? सेंटर, स्टेट, लोकल गव्हर्नर? सेंट्रल. सेंट्रल आहे, बरोबर. पार्लमेंट हॅज हायेस्ट पॉवर, राईट? चेंजेस करू शकतो. इफ द पार्लमेंट डिसाइड, तर पार्लमेंट अमेंडमेंट करून काय करेल? चेंजेस करेल. इज दॅट क्लिअर? हा, त्याच्यासाठी प्रोसिजर मोठी आहे. प्रोसिजर मोठी कशी आहे की सेंटर मध्ये तो ऍक्ट म्हणजे पार्लमेंट मध्ये ऍक्ट पास झाल्यानंतर तो जाणार राज्यामध्ये. एकूण राज्याच्या 50% राज्यांनी त्याला परमिशन द्यावी लागते. इज दॅट क्लिअर? तर तो चेंज होतो. हा, हे ध्यानात ठेवा. थोडी प्रोसेस मोठी आहे. प्रोसेस इज बट सेंटरकडेच आहे. स्टेट गव्हर्नमेंट असं कुठलाही लॉ किंवा असं कुठलंही बिल मांडत नाहीये. एव्हरीथिंग विल बी डन बाय द सेंटर. सेंटर तो लॉ करून त्या पद्धतीमध्ये केलं जातं. इज दॅट क्लिअर? येस, एनी डाऊट्स? काही क्वेश्चन्स विचारायचे? सर ऑलमोस्ट टॉपिक कव्हर अप झालेला आहे माझ्या एंडने तरी. तुमच्या एंडने मला काही डाऊट्स असतील मला विचारा. नाही तर सेशन आपण संपवू. यस, तर नेक्स्ट सेशन माझं जेव्हा केव्हा असेल, मी सगळ्यांना सांगतो ऑनलाईन ऑफलाईन मुलांना, या टॉपिकवर कुठलेही क्वेश्चन्स असतील बघा. आपले सेशन पुढे माझ्याकडे काही सेशन्स आहेत. मी तुम्हाला आता पहिल्यांदा आलो तर आपलं टेक्निकल ग्लिच आलंय, कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू होतोय, राईट? वी फेस सो मेनी प्रॉब्लेम्स. पण नेक्स्ट टाइम आय होप्स की आपले कुठले प्रॉब्लेम होणार नाहीत. आपण थोडंही करू. थोडंसं नेटचा इश्यू होता तो येईल. नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण पहिले 10 मिनिट जे मागचा टॉपिक झालाय त्याच्यावर देणार. इज दॅट क्लिअर? दॅट मीन्स रिव्हिजन. विथ द रिव्हिजन तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते सर्व डाऊट्स क्लिअर करायचे. ठीक आहे? 10 मिनिटांनंतर आपला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक सुरू होईल. तो टॉपिक पूर्ण कव्हर झाल्यानंतर आपण 5 मिनिटं ऑनलाईन विद्यार्थ्यांसाठी वेळ देऊ क्वेश्चन आन्सरला आणि 5 मिनिटं हे ऑफलाईन विद्यार्थ्याला. याचा अर्थ असा नाही की मध्ये तुम्ही काय विचारू शकत नाही. इफ यू हॅव एनी पॉइंट ऑफ टाइम मध्ये काही इश्यू असतील तर यू कॅन डायरेक्टली आस्क. नेक्स्ट टाइम आपण स्क्रीन शेअरिंग करून आपण जे काही ऍक्टिव्हिटी इथं करतोय ते विद्यार्थ्यांना दिसल्या पाहिजे, राईट? जसं की कुठल्याही एखाद्या ऍक्टिव्हिटी म्हणजे संदर्भात लॉ संदर्भात किंवा एखाद्या टॉपिक सांगताना तो इझिली आयडेंटिफाय होईल. इज दॅट क्लिअर? एनी डाऊट? नेक्स्ट स्टेशनला येताना वाचून यायचं कंपल्सरी आहे सगळ्यांनी, ऑनलाईन पण आणि ऑफलाईन मध्ये. इज दॅट क्लिअर? ओके, फाईन. थँक्यू ऑल ऑफ यू. I call it a day. Thank you all of you online. Thank you, sir. थँक्यू सर.